नमस्कार। हाँ। आज हम दिल्ली उच्च न्यायालय के एक ऐसे फैसले की गहराई में उतरेंगे जो तलाक के कानूनों को, खासकर क्रूरता की परिभाषा को एक नए नजरिए से दिखाता है। हाँ, कई बार लगता है कि क्रूरता मतलब सिर्फ मारपीट या गाली गलौजी होगी। बिल्कुल। लेकिन ये मामला दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा के लगने वाली बातें, जैसे लंबे समय तक अलग रहना या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, या फिर साथी के परिवार के प्रति उदासीनता, ये सब भी कानूनी तौर पर मानसिक क्रूरता मानी जा सकती हैं। और ये फैसला X बनाम Y 2025 इसीलिए अहम है ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सब 1A के तहत क्रूरता की व्याख्या करता है। कोर्ट ने इस मामले में मतलब पत्नी के कुछ खास व्यवहारों को, जैसे बार बार ससुराल से गैर हाजिर रहना, वैवाहिक संबंधों से इनकार करना, और एक और महत्वपूर्ण बात, पति की तलाक अर्जी के बाद उसके और परिवार के खिलाफ कई FIR दर्ज कराना, इन सब को कोर्ट ने सामूहिक रूप से देखा। अच्छा, इस फैसले के अहम हिस्से और संबंधित कानूनी जानकारियां हैं। कोशिश यही है कि इस निर्णय के पीछे की सोच को समझें। और ये देखें कि भारत में तलाक के मामलों में क्रूरता, खासकर जो मानसिक क्रूरता है, इसे अदालतें आजकल कैसे देख रही हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, मतलब पति पत्नी के बीच ये विवाद आखिर पनपा कैसे। अगर हम मामले के तथ्यों को देखें तो धनवंती और सतीश कुमार की शादी हुई थी 3 मार्च 1990 को हिंदू रीति रिवाजों से। जी। उनका एक बेटा भी है, राहुल, जिसका जन्म 1997 में हुआ। शादी के करीब 19 साल बाद 2009 में पति सतीश कुमार ने तलाक के लिए अर्जी दी। उनका मुख्य आरोप यही था कि पत्नी उनके साथ लगातार मतलब क्रूरता भरा व्यवहार कर रही हैं। किस तरह की क्रूरता का जिक्र था? क्या कोई खास घटनाएं थीं जो पति ने बताईं? हाँ, पति ने कई तरह के व्यवहारों का आरोप लगाया। एक बड़ा आरोप ये था कि पत्नी संयुक्त परिवार में उनके माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। अच्छा, ये तो कई घरों में होता है। हाँ, लेकिन यहाँ बात थोड़ी आगे थी। आरोप था कि वो अक्सर बिना बताए या सहमति के लंबे समय के लिए, मतलब साल में करीब 7-8 महीने, अपने मायके चली जाती थी। इतना लंबा समय? जी। और पति का कहना था कि उन्हें पत्नी को वापस लाने के लिए कई बार पंचायतें बुलानी पड़ी, जिससे जाहिर है सामाजिक शर्मिंदगी भी हुई। तो क्या सिर्फ साथ न रहने की बात थी या रिश्ते में और भी कोई तनाव था? तनाव और भी था। पति के अनुसार साल 2008 के बाद से पत्नी ने शारीरिक अंतरंगता से पूरी तरह दूरी बना ली थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने घटना का जिक्र किया कि करवा चौथ के त्योहार के बाद से ये इनकार शुरू हुआ। इसके अलावा अपमानजनक व्यवहार का भी आरोप था, जैसे जूते फेंक देना या फिर घर का सारा काम करने को मजबूर करना। और मारपीट का भी जिक्र था शायद। हाँ, पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उनकी मां के साथ मारपीट की, मतलब थप्पड़ मारा। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। क्या संपत्ति का भी कोई मामला था? हाँ, एक एंगल वो भी था। पति का कहना था कि पत्नी उन पर पारिवारिक संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। और जब उन्होंने मना किया तो पत्नी ने कथित तौर पर उन्हें और उनके परिवार को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी। पति ने यह भी कहा कि पत्नी उनके बूढ़े और बीमार माता पिता के प्रति मतलब बिल्कुल उदासीन थी, उनकी देखभाल में कोई रुचि नहीं लेती थी। तो इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर उन्होंने 2009 में तलाक मांगा। समझ गई। जाहिर है पत्नी का भी अपना पक्ष रहा होगा। उन्होंने क्या कहा इन सब आरोपों पर? बिल्कुल, पत्नी ने इन सभी आरोपों को नकारा और उल्टा पति और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। जैसे कि? उनका कहना था कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, खासकर घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए लाने के लिए मजबूर किया गया। और परिवार पर क्या आरोप थे? उन्होंने पति के परिवार पर शराब पीने, उनके रंग रूप पर ताने कसने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया। तो उन्होंने भी कोई कानूनी कार्रवाई की थी इन आरोपों पर? हाँ, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। पति के तलाक की अर्जी दायर करने के बाद पत्नी ने पति और उनके ससुराल वालों के खिलाफ 3 अलग-अलग FIR दर्ज करवाईं। तलाक की अर्जी के बाद? हाँ, ये FIR मारपीट, दहेज उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित थीं। और इस FIR के टाइमिंग, जैसा आपने कहा, बाद में कोर्ट के फैसले में काफी अहम साबित हुई। ठीक है, तो ये थे दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप। मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। वहां क्या हुआ? कुटुंब न्यायालय ने पति द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहियों पर ज्यादा भरोसा किया। कोर्ट ने माना कि पत्नी का आचरण वाकई क्रूरतापूर्ण था। तो फैमिली कोर्ट ने तलाक दे दिया? हाँ, उन्होंने माना कि यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IA के तहत तलाक का पर्याप्त आधार है।
इसलिए फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तलाक की डिक्री पारित कर दी। लेकिन पत्नी ने इसे चुनौती दी दिल्ली उच्च न्यायालय में। अब यहाँ उच्च न्यायालय ने इस मामले को कैसे देखा? क्या उन्होंने फैमिली कोर्ट के फैसले से सहमति जताई? दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुटुंब न्यायालय के फैसले को तो बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने इसके पीछे जो तर्क दिए वो मानसिक क्रूरता की अवधारणा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या खास बातें कही हाईकोर्ट ने? उच्च न्यायालय ने कई मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया। सबसे पहले उन्होंने विवाह में सहवास यानी पति पत्नी का साथ रहना और अपने वैवाहिक कर्तव्यों को निभाना, इसके महत्व पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह तो विवाह की बुनियाद है, एक तरह से स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध मतलब ऐसी बात जिसे साबित करने की जरूरत ना हो? हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी जायज वजह के लंबे समय तक जानबूझकर साथी से शारीरिक दूरी बनाए रखना या सहवास से इनकार करना, ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि शादी टूट चुकी है, बल्कि ये अपने आप में एक तरह की मानसिक क्रूरता है। ये साथी को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है। और वो करवा चौथ वाली बात, उसका क्या हुआ कोर्ट में? पत्नी ने खुद ये माना था कि वो 2008 से पति से अलग रह रही थी और शारीरिक संबंध नहीं बना रही थी। उन्होंने ये भी माना कि वो करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही थी। तो कोर्ट ने इसे कैसे लिया? उच्च न्यायालय ने इसे एक सबूत के तौर पर देखा। उनका मानना था कि इतने लंबे समय तक शारीरिक अंतरंगता से इनकार करना ये मानसिक पीड़ा देता है और ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। करवा चौथ वाली बात को इस लंबे इनकार के पैटर्न का एक हिस्सा माना गया। समझ गए। और वो FIRs जो पत्नी ने तलाक फाइल होने के बाद दर्ज कराई थी, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? ये बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, ये बहुत ही अहम पहलू था। उच्च न्यायालय ने FIR दर्ज कराने के समय पर खास ध्यान दिया, क्योंकि तीनों FIR पति की तलाक की अर्जी के बाद दर्ज हुई थी। तो कोर्ट को ये संदिग्ध लगा? बिल्कुल, कोर्ट ने इस टाइमिंग को संदेहजनक माना। उनका मानना था कि ये शिकायतें शायद वास्तविक प्रताड़ना का नतीजा न होकर तलाक की कार्यवाही का जवाब देने या उस पर दबाव बनाने की एक रणनीति हो सकती हैं, एक तरह का काउंटर ब्लास्ट जिसे कहते हैं। और कोर्ट ने इसे भी पति के प्रति क्रूरता माना, क्योंकि झूठे या सिर्फ जवाबी कार्रवाई के तौर पर दर्ज कराए गए आपराधिक मामले भी तो मानसिक प्रताड़ना देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने किसी एक घटना को अलग से नहीं देखा, बल्कि पत्नी के पूरे व्यवहार को एक साथ रखकर उसका मूल्यांकन किया। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर संचयी प्रभाव यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट का सिद्धांत आता है। उच्च न्यायालय ने किसी एक इल्जाम पर फैसला नहीं दिया, बल्कि पत्नी के आचरण के समग्र प्रभाव को देखा। इसमें क्या क्या शामिल था, एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, इसमें शामिल था लगातार सहवास से इनकार, शारीरिक अंतरंगता से दूरी, बिना ठोस वजह बार बार लंबे समय के लिए मायके चले जाना और पति और परिवार के खिलाफ खासकर तलाक की अर्जी के बाद कई शिकायतें दर्ज कराना। अच्छा। इन सबको मिलाकर देखा गया। न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सब मिलकर व्यवहार का एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो जानबूझकर पति को मानसिक कष्ट और पीड़ा पहुंचाने वाला था, और ये हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता की परिभाषा में फिट बैठता है। क्या कोर्ट ने किसी और पहलू पर भी गौर किया जो इस फैसले में महत्वपूर्ण रहा? कोई और खास बात? हाँ, दो और बातें थीं जो बेहद महत्वपूर्ण थी, जिन पर कोर्ट ने खास जोर दिया। पहली थी पेरेंटल एलिनेशन। पेरेंटल एलिनेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चे को दूसरे पेरेंट से दूर करना या उसके मन में दूसरे पेरेंट के खिलाफ जहर घोलना। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने मतलब योजनाबद्ध तरीके से पति को उनके बेटे राहुल से मिलने में बाधा डाली, उसे पिता के खिलाफ भड़काया। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और अदालत ने इसे गंभीर मानसिक क्रूरता माना। ये वाकई चिंताजनक है। बच्चों पर तो ऐसे झगड़ों का बहुत बुरा असर पड़ता होगा। खैर, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? दूसरी बात थी पारिवारिक जिम्मेदारियों की अनदेखी। पति ने कोर्ट को बताया था कि उनकी मां चलने फिरने में असमर्थ थी, उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी जी, लेकिन पत्नी ने उनकी सेहत के बारे में जानने या उनकी देखभाल करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। कोर्ट ने इसे भारतीय सामाजिक और पारिवारिक संदर्भ में देखा। अच्छा, मतलब भारतीय समाज के हिसाब से। हाँ, उन्होंने कहा कि भारत में विवाह सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, परिवारों के बीच भी एक संबंध होता है और कुछ बुनियादी पारिवारिक जिम्मेदारियों की उम्मीद तो की ही जाती है। तो सास की देखभाल ना करना भी क्रूरता माना गया? अपनी बीमार सास के प्रति इस तरह की पूरी उदासीनता को कोर्ट ने वैवाहिक दायित्वों की गंभीर उपेक्षा माना, जो अपने आप में क्रूरता का ही एक रूप है। तो अगर हम सार देखें, उच्च न्यायालय ने इन सभी चीजों को, शारीरिक अंतरंगता से लंबा इनकार, बार बार गैर हाजिरी, संदिग्ध समय पर FIR दर्ज कराना, बच्चे को पिता से दूर करने की कोशिश और पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, इन सब के मिले जुले असर को मानसिक क्रूरता माना। हाँ बिल्कुल।
न्यायालय का निष्कर्ष यही था कि पत्नी के व्यवहार का कुल मिलाकर जो असर हुआ वो वैवाहिक जिम्मेदारियों की लगातार अनदेखी दिखाता है। इससे पति को गंभीर मानसिक और भावनात्मक पीड़ा पहुंची, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत तलाक देने के लिए पर्याप्त आधार था। ठीक है, हमने मामले के तथ्यों और उच्च न्यायालय के विश्लेषण को काफी विस्तार से समझ लिया। अब थोड़ा सा कानूनी पहलू पर आते हैं। ये जो धारा 13(1)(a) है हिंदू विवाह अधिनियम की, ये असल में कहती क्या है, क्रूरता को कैसे परिभाषित करती है? के आधार बताती है। इसी की उपधारा 1(i) ये कहती है कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति इस आधार पर तलाक की अर्जी दे सकता है कि विवाह संपन्न होने के बाद दूसरे पक्ष ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। तो मुख्य शर्तें क्या हुई? एक तो ये कि क्रूरता शादी के बाद हुई हो, पहले नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शादी से पहले का कोई व्यवहार इस धारा के तहत तलाक का आधार नहीं बन सकता। दूसरी शर्त यह है कि याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि दूसरे पक्ष का व्यवहार वाकई क्रूरतापूर्ण था। और ये क्रूरता शारीरिक या मानसिक दोनों हो सकती है? जी हाँ, दोनों तरह की हो सकती है। शारीरिक क्रूरता तो शायद समझना फिर भी आसान है, मारपीट, हमला या उसका खतरा। लेकिन ये मानसिक क्रूरता क्या है? इस केस में तो सारा जोर इसी पर था। इसे अदालतें कैसे देखती हैं, ये थोड़ा समझाएंगे। ये हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मोटे तौर पर कहें तो इसमें ऐसा कोई भी व्यवहार या आचरण शामिल है जो दूसरे साथी को गंभीर मानसिक पीड़ा, दुख, तनाव या यातना देता हो। ऐसा व्यवहार जिससे साथ रहना मुश्किल हो जाए? बिल्कुल, ऐसा व्यवहार जिसके चलते पीड़ित पक्ष के लिए दूसरे के साथ रहना नामुमकिन सा हो जाए। उदाहरण के तौर पर लगातार ताने मारना, अपमानित करना, चरित्र पर शक करना, झूठे इल्जाम लगाना, या साथी के परिवार वालों को परेशान करना। हाँ, या जैसा हमने इस केस में देखा, बिना जायज कारण लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चे को दूसरे पेरेंट से मिलने से रोकना या पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना, ये सब मानसिक क्रूरता के दायरे में आ सकते हैं। तो ये एक बार की घटना नहीं बल्कि लगातार होने वाला व्यवहार होना चाहिए। हाँ, जरूरी ये है कि ये व्यवहार लगातार हो और इसका असर याचिकाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा हो। और अर्जी कौन दे सकता है, पति या पत्नी? दोनों में से कोई भी। अगर पति को लगता है कि पत्नी का व्यवहार क्रूरतापूर्ण है तो वो अर्जी दे सकता है, और अगर पत्नी को लगता है कि पति का व्यवहार क्रूरतापूर्ण है तो वो अर्जी दे सकती है। कानून ये अधिकार दोनों को देता है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो दिल्ली उच्च न्यायालय का ये X बनाम Y फैसला मानसिक क्रूरता की व्याख्या को और विस्तार देता है ना? हाँ, कोर्ट ने साफ किया कि लंबे समय तक वैवाहिक संबंधों से इनकार, बिना वजह घर से गायब रहना, तलाक की अर्जी के बाद जवाबी कार्रवाई में आपराधिक मामले दर्ज करना, बच्चे को दूसरे माता पिता से दूर करना और परिवार की जिम्मेदारियों से भागना, इन सबका मिला जुला असर मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। और ये तलाक का एक वैध आधार है। निश्चित रूप से ये फैसला दिखाता है कि मानसिक क्रूरता की कानूनी समझ कैसे विकसित हो रही है। अदालतें अब सिर्फ मारपीट जैसी घटनाओं तक ही सीमित नहीं हैं। वो रिश्तों की जटिलताओं को ज्यादा गहराई से देख रही हैं। हाँ, वे व्यवहार के प्रकरण और साथी पर पड़ने वाले भावनात्मक और मानसिक असर को ज्यादा गहराई से देख रही हैं। ये एक तरह से वैवाहिक जीवन की उन वास्तविकताओं को स्वीकार करना है जो शायद हमेशा दिखती नहीं है पर तकलीफदेह होती है। तो फिर ये सब जानने का हमारे श्रोताओं के लिए क्या मतलब है? उन्हें इस जानकारी से क्या लेना देना? ये क्यों महत्वपूर्ण है उनके लिए? देखिए, ये मामला हमें ये समझने में मदद करता है कि अदालतें शादी के अंदर के व्यवहार को कैसे देखती हैं और क्रूरता शब्द का कानूनी अर्थ कितना व्यापक हो सकता है, खासकर मानसिक क्रूरता का, जिसे साबित करना अक्सर मुश्किल होता है। ये उन लोगों के लिए एक सबक हो सकता है जो ऐसे मुश्किल रिश्तों से गुजर रहे हैं, और साथ ही वकीलों और जजों के लिए भी एक नज़ीर पेश करता है कि मानसिक क्रूरता के दावों का मूल्यांकन करते समय किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। ये दिखाता है कि रिश्ते में आपसी सम्मान, जिम्मेदारी और एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखना कितना जरूरी है, कानूनी नजरिए से भी। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत व्यवहार और रिश्तों की गतिशीलता पर रोशनी डालता है, और यहीं से एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? सवाल ये कि कानून तो क्रूरता की परिभाषा तय करने की कोशिश करता है, लेकिन समाज के तौर पर हम शादी जैसे रिश्ते में व्यक्तिगत आज़ादी यानी अपनी मर्जी और पसंद से जीने का अधिकार, और दूसरी तरफ
पारिवारिक और वैवाहिक जिम्मेदारियों की जो उम्मीदें होती हैं, उनके बीच संतुलन कैसे साधते हैं? हाँ, खासकर तब जब पति और पत्नी की इन जिम्मेदारियों को लेकर सोच या अपेक्षाएं बहुत अलग हों। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद इस पर लगातार विचार करते रहने की जरूरत है।